नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन गुरुजी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी व्याकरण के संबंध में। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो भाषा के आधार पर हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है। हिंदी कौन से परिवार की भाषा मानी जाती है? भारोपीय परिवार की भाषा। भारतीय आर्य भाषा परिवार भारतीय आर्य भाषा परिवार में वे भाषाएं शामिल है जिनका मूल स्रोत संस्कृत है। हिंदी की मूल भाषा या आदिजन्य संस्कृत मानी जाती है, तो इसलिए हिंदी भी आर्य भाषा परिवार की एक भाषा मानी जाती है। अब हिंदी भाषा का जो विकास क्रम वह किस प्रकार हुआ था, उस पर चर्चा करते हैं। हिंदी भाषा का विकास क्रम, जैसे कि मूल भाषा संस्कृत मानी गई है, तो संस्कृत से वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का विकास होता है। लौकिक संस्कृत से पाली का विकास होता है और पाली से प्राकृत भाषा का, प्राकृत से अपभ्रंश जिसे पुरानी हिंदी भी कहते हैं, और अपभ्रंश से खड़ी बोली हिंदी का विकास होता है, जो कि वर्तमान स्वरूप में है और जिसे ही भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकृत कर रखा है। अब बात करते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर। वैदिक संस्कृत का कालक्रम वर्ष 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जिसमें वेद, उपनिषद और पुराणों की रचना हुई थी। बात करें लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत का कालक्रम 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटकों की रचना हुई है, तो प्राकृत भाषा में जैन ग्रंथों की रचना हुई है। प्राकृत भाषा से अपभ्रंश का विकास होता है, जिसे पुरानी हिंदी या अपभ्रंश का अर्थ होता है बिगड़ा रूप, जिसे पुरानी हिंदी के नाम से भी जाना जाता है। अपभ्रंश से शोर सैनी अपभ्रंश का विकास होता है और शोर सैनी अपभ्रंश से वर्तमान हिंदी का स्वरूप प्रचलन में आता है। तो ये थी हिंदी की ऐतिहासिक यात्रा। अब बात करें हिंदी की संवैधानिक स्थिति की। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा हिंदी का उल्लेख किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं ही शामिल थी, जिन पर अपन आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। 22 भाषाओं को अपन एक सूत्र के माध्यम से आसानी से याद रख सकते हैं। वह सूत्र है N/P 3 किलोमीटर टू सूट बोडो मैस। इस सूत्र की विस्तार अगली स्लाइड में करते हैं। सूत्र दे रखा है N/P 3 किलोमीटर टू सूट बोडो मैस। ये N और P के बीच में जो स्लैश का सिंबल दे रखा है उसे अपन भाग पढ़ेंगे। N नेपाली, P पंजाबी। ये जो स्लैश दे रखा है उसे भाग BHAG के रूप में अपन यहाँ पे समझेंगे। B से बांग्ला, S से हिंदी, A से असमिया, G से गुजराती। 3 भाषाएं के ऊपर है, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी। 3 भाषाएं M पर है, मराठी, मलयालम, मणिपुरी। 2 भाषाएं S पर है, सिंधी और संस्कृत। 2 भाषाएं U पर है, उड़िया, उर्दू। 2 भाषाएं टी के ऊपर है, तमिल, तेलुगु। अगली भाषा बो से बोडो, डो से डोगरी, में से मैथिली और से संथाली। तो ये इस प्रकार ये 22 भाषाएं जो कि वर्तमान में अनुसूची 8 में शामिल है। अब इनको देख लेते हैं एक बार कि किस प्रकार इनको संविधान में जोड़ा गया था। मूल संविधान में 14 भाषाएं शामिल थी। 15वीं भाषा के रूप में 21वां संशोधन 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। 71वां संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को संविधान में जोड़ा गया। अगला संशोधन 92वां संशोधन 2003 में हुआ, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनका कॉन्सेप्ट इसके अनुसार क्लियर हो जाएगा आपके आसानी से और याद भी हो जाएगा। बात करते हैं व्याकरण के संबंध में। व्याकरण वी प्लस आ प्लस करण शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है भली भांति समझना।
परिभाषा की बात करें, जो विद्या भाषा की व्याक्रिया अर्थात उसका विश्लेषण करती है व्याकरण कहलाती है। परिभाषा को दूसरे शब्दों में देखें तो भाषा को शुद्ध बोलने, पढ़ने एवं लिखने की विधि को व्याकरण कहा जाता है। और दूसरे शब्दों में बात करें परिभाषा की, तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। साधारण शब्दों में समझे इसकी परिभाषा को, साधारण शब्दों में कहे तो उच्चारण, लेखन व प्रयोग का ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। चारों परिभाषाएं मानक है, आप चाहे जिस परिभाषा को याद रख सकते हैं। बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। कामाता प्रसाद गुरु ने 1920 में हिंदी व्याकरण लिखा, इसी कारण कामाता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि कहा जाता है। व्याकरण के 3 मुख्य अंग माने जाते हैं। कौन कौन से 3 मुख्य अंग? वर्ण, दूसरा है शब्द, तीसरा है वाक्य। अब इनकी परिभाषा की बात करें, ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, इसकी परिभाषा के संबंध में, मुंह से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। अपन कोई भी आवाज करते हैं तो वह क्या है? ध्वनि है। भाषा के मौखिक रूप में केवल ध्वनियों का ही प्रयोग होता है। अब ध्वनि के संबंध में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं? ध्वनि भाषा की मौखिक इकाई होती है। ध्वनि भाषा का सबसे लघुतम रूप होता है। ध्वनि भाषा का लघुतम श्रव्य खंड भी माना जाता है। तो ध्वनि के संबंध में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनको भी यहां पर बता दिया गया है। अगला है वर्ण। वर्ण की परिभाषा, वर्ण ध्वनि के रूप में ही वक्ता के मुख से उच्चरित होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई माना जाता है, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, जैसे क, च, ट आदि। वर्ण के संबंध में जितने भी प्रश्न बनते हैं, वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। ध्वनि मौखिक इकाई है तो वर्ण भाषा की लिखित इकाई है। वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण भाषा का लघुतम दृश्य खंड माना जाता है, जबकि ध्वनि श्रव्य खंड माना जाता है। शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क प्लस म प्लस ल मिलकर के कमल एक शब्द बनाता है, जिसका एक अर्थ निकलता है। कमल या तो फूल है या किसी का कोई नाम है, यानी कि सार्थक, जिसका कोई अर्थ निकले। अगला है वाक्य। शब्दों के मेल से जब पूर्ण विचार प्रकट होता है तो वह शब्द समूह वाक्य कहलाता है। जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है, कमल खिल रहा है, कमल घर जाता है। इस प्रकार जो कोई वाक्य सार्थक अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछ लिए जाते हैं। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द को माना जाता है। भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई वाक्य को माना जाता है। भाषा का सबसे छोटा अंग वर्ण को माना जाता है और भाषा का सबसे बड़ा अंग वाक्य है। तो साथियों, ये थे सामान्य व्याकरण से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जिन पर अपन ने चर्चा की है। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपकी तैयारी के लिए सार्थक साबित होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।